लास्ट वेडनेसडे मैंने आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहाँ मैंने कहा था कि जो रावण होता है ना, रावण के 10 फेस होते हैं। तो शेयर बाजार का रावण हमको कैसे नहीं बनना है, ये 10 बातें ध्यान रखिए तो आप कभी नहीं बनेंगे। और लास्ट वेडनेसडे मैंने आपको कहा था कि मेरा जन्मदिन है, क्योंकि मैं दशहरा के दिन ही पैदा हुआ था। तो आपको याद होगा, और आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे विश किया उस दिन के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में सोचा और मुझे विश किया। टेक्निकली मेरा बर्थडे अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 11 अक्टूबर को है, जो कि कल चला गया। तो कई लोगों ने मुझे विश किया 11 अक्टूबर को भी, तो थैंक यू सो मच। देखिए, मेरे पास एडवांटेज है कि मैं हिंदी के साथ इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं इतना इतना फन होता है, इतना इन्जॉय करता हूँ अपने बर्थडे को। मुझे लगता है कि कितना अच्छा हुआ कि मैं इस दुनिया में आया और जो कर रहा हूँ वो कर सका, क्योंकि अल्टीमेटली शायद ये लाइफ एक ही बार मिलेगी या मुझे मिली है। तो मैं उसको एकदम फुलेस्ट जीना चाहता हूँ, एक इम्पैक्ट छोड़ के जाना चाहता हूँ, ताकि लास्ट में फीलिंग ये नहीं आए अरे क्या किया, है ना। एक्चुअली ये सबसे बड़ी सीख है जो मैं अपनी लाइफ से आपको देना चाहता हूँ। इनफैक्ट इस वीडियो में मुझे लगा कि मार्केट की बात बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा सीख की बात करें कि क्योंकि मेरा एक एज अब अर्ली 40s में आ गया है। मैं आपको एग्जैक्ट एज नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में लिखिएगा आपको क्या लगता है मेरा एज है। वैसे जनरली लोग बोलते हैं मैं लेट 30s में ज़्यादा दिखता हूँ, बट मैं अर्ली 40s में आ चुका हूँ। तो इस एज में आप इतना कुछ देख चुके हैं कि कुछ ना कुछ आपके अंदर में चलता है जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं। और यूट्यूब एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, इतना कुछ, इतनी बातें की जा सकती है। और ये लाइफ टाइम एक तरह का विजडम शेयरिंग आप सबके लिए प्लस हो सकता है। मेरे बच्चे भी बाद में देखें तो अच्छा है कि सबके लिए ये बातें मैं कर रहा हूँ। तो अपने लाइफ से कुछ 10 लर्निंग्स में लेके आए जो शायद आपको इंस्पायर करेगी। शायद हो सकता है आपको अपने बारे में कुछ नया महसूस करने का एक ज्ञान देगी। हो सकता है कि आपको ये चेंज भी कर दे, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो चालू करते हैं। पहली बात, आई थिंक मेरे में एक सबसे खास बात है जो मुझे डिफ्रेंशिएट करती है और लोगों से, कि मैं बहुत बड़ा लर्नर हूँ, बहुत बड़ा अति लेवल का लर्नर हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, हमेशा लगता है। कोई मुझे मार्केट का एक्सपर्ट भी बोलता है ना, तो मुझे लगता है कि यार मैं तो फील ही नहीं करता हूँ कभी कि मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि इतना कुछ है सीखने को दुनिया में। हर सब्जेक्ट में कितना कुछ है सीखने को। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर, कुछ दिन पहले उससे बातचीत हो रही थी। उसने मुझे बताया कि विवेक, तेरे को पता है साइंस ने अभी तक ह्यूमन बॉडी का केवल 7% डिस्कवर किया है। 93% ह्यूमन बॉडी का अभी तक तो साइंस को ही नहीं पता है। एक्चुअली कितनी सही बात है। और दुनिया की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो हमको तो इतना सा भी नहीं पता है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ अपने आप को एक्सपर्ट। तो मेरी ये खास बात है कि मैं अपने आप को परपेचुअल लर्नर मानता हूँ। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो सामने वाला भी समझता है कि मैं लर्नर हूँ, तो मुझे देने में बिलीव करता है। फेस टू फेस देखिए कितना एडवांटेज हुआ लर्नर बन के, कितने लोगों ने कितना कंटेंट मुझे दे दिया। और दूसरी बात यह है कि आपका अप्रोच टूवर्ड्स पीपल इज़ ऑलवेज वेरी ह्यूमन, वेरी हम्बल। और आपको लगता है कि कितना कुछ मैं हर इंसान से सीख सकता हूँ, तो मैं उसके क्रिटिसिज्म क्यों करूँ। बिकॉज मुझे लगता है सबसे बड़ा टेरेबल थिंग यू कैन डू फॉर पीपल इज टू क्रिटिसाइज देम। उनकी सोच को क्वेश्चन करना, उनके बिहेवियर को क्वेश्चन करना, उनको क्रिटिसाइज करना, ये सबसे गंदा सोच है, गंदी मेंटालिटी है। तो फॉर्चुनेटली मेरे माँ बाप ने वैसी सीख दी कि मैं तो कभी भी उस मोड पे नहीं गया। तो ये पहला चीज़ मैं आपको बनना चाहता हूँ कि लर्नर बनिए लाइफ लॉन्ग, दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। दूसरा, मैं हमेशा से ना स्पोर्ट्स में एक्टिव बहुत था, हमेशा से। बचपन में भी मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे पिटाई करती थी क्योंकि मैं इतने घंटों क्रिकेट खेलता था। और शुरू से ही स्विमिंग का पैशन रहा, तो 2-2, 3-3 घंटा रोज स्विमिंग करता था। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्विमिंग चैंपियन था। मुझे बड़ा मज़ा आता था स्विमिंग करने में। तो स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा झुकाव था कि थोड़ा पढ़ाई में झुकाव शुरू में कम था, लेकिन स्पोर्ट्स में मज़ा बहुत आता था। उसके कारण क्या हुआ, मेरे में एक एजिलिटी, एक वो फोकस, एक कंसंट्रेशन पावर, ये बहुत हाई है। और अडेप्टेबिलिटी टू न्यू थिंग्स, एक स्पोर्ट्स पर्सन की एक खास बात होती है कि अपने आप को अजाइल बहुत रखता है, चेंज बहुत करता है, डायनेमिक बहुत होता है। तो आई थिंक
आप सबको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अपने घर में जितने भी बच्चे हैं, कोई भी नया, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, स्पोर्ट्स में डालिए। एक स्पोर्ट्स में तो उसको ऐसा अव्वल बना दीजिए कि बड़ा मज़ा आएगा आपको। तीसरा, जब हम लोग स्पोर्ट्स की बात करें तो म्यूज़िक की भी बात करनी चाहिए। और मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था हमेशा से। अलग अलग तरीके के म्यूज़िक, ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ म्यूज़िक सुनता हूँ, हर तरह के म्यूज़िक सुनता हूँ। मुझे लगता है म्यूज़िक ना एक अलग ही जोन ऑफ मेडिटेशन में आपको ले जाता है। और जितना आप एंजॉय करते हैं उतना अपना एग्जिस्टेंस, अपना प्रेजेंस को फेल्ट करते हैं। ये जो हमारा बॉडी है, ये एक फिजिकल बॉडी है, ये सोल है, एक वर्चुअल बॉडी है और एक ब्लिसफुल बॉडी है। जो सदगुरु कहते हैं ना कि अगर आप अपने बॉडी का ब्लिस, जो ऊपरी लेयर होता है, उसको आप टच कर लें, उसको आप फील कर लें, तो एक्चुअल में आप अपने सोल तक पहुंच पाते हैं। तो म्यूज़िक में वो पावर है कि वो हमको वहाँ तक ले जाता है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे वो मौका मिला हर बार कि मैं अच्छा म्यूज़िक्स के अराउंड में रहा और इन्जॉय करता गया। चौथा सीख मेरे लाइफ में रही कि क्योंकि मैं पढ़ाई में कभी उतना अच्छा नहीं था ना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मुझे अव्वल नहीं बनना है, मुझे टॉपर नहीं बनना है, क्योंकि मुझे पता है मुझसे ना हो पाएगा। तो मैं कोशिश ही क्यों करूँ वो जो मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन मेरा ध्यान हमेशा ये रहता था कि मैं अबव एवरेज रहूँगा, क्योंकि अगर आप अबव एवरेज भी रहते हैं ना, अगर आप लॉ ऑफ एवरेज को देखें, अगर आप अबव एवरेज भी रहते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर में आप टॉप परसेंटाइल में आ जाएंगे। और वही मेरे साथ हुआ और ये साइंटिफिक है। ऑल यू नीड टू डू इज, अपने बच्चों को घर पे यही बोलेगा कि बेटा आपको अबव एवरेज रहना है, कभी भी एवरेज मत रहिए, और अंडर एवरेज तो सवाल ही नहीं उठता है। बट वो जो टॉपर है ना, अरे उसके अंदर में कोई स्किल होगा, कोई बैकग्राउंड होगा, कोई पैशन होगा। ज़रूरी नहीं है कि तुम वो हमेशा वहाँ तक पहुँच पाओगे। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे टॉपर्स थे, आज भी हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं कभी भी वो एस्पायर नहीं किया कि मैं उसको बीट करूँगा। मेरा एस्पिरेशन था अगर एवरेज 75% है तो मुझे 80% के ऊपर रहना है। और आप देख लीजिए, अबव एवरेज बंदा ही इवेंचुअली जाके टॉप परसेंटाइल में आ ही जाता है लाइफ के अंदर में। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा। और एक बात, दोस्तों की बात करता हूँ तो दोस्त बहुत अच्छे होने चाहिए। वो कहते हैं ना कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, तो वो 5 लोग जो हैं वो आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए। दोस्त को मैं ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा, सुनिएगा ध्यान से। मैं कहता हूँ 8 PM फ्रेंड एक होता है, एक होता है 10 PM फ्रेंड, एक होता है 12 AM फ्रेंड, और एक होता है 2 AM फ्रेंड। मतलब रात को 8 बजे का दोस्त, 10 बजे का दोस्त, 12 बजे का दोस्त और 2 बजे का दोस्त। 8 बजे का दोस्त कौन होता है? जिसको आप 8 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। 8 बजे कॉल करते समय भी आपको लग रहा है अरे इस समय पे करूं क्या इसको कॉल। मतलब वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप है, दोस्त है, फॉर्मल है। 10 बजे का रिलेशनशिप थोड़ा और गहरा होता है, तो आप अब सोचते कर लेता हूँ, क्या है उसका फैमिली मेंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कर लेता हूँ। 12 बजे का जो मिडनाइट की दोस्ती है ना, वो बहुत गहरी होती है। उसमें लाइक कि रात को 12 बजे कॉल किया और बोल सकते हैं अरे क्या कर रहा है, बात कर। वो जो स्कूल वाली दोस्ती होती है ना, वो प्यारी प्यारी दोस्ती। और जो 2 बजे रात को जो दोस्त होती है ना, वो होता है दोस्त जो आपके लिए जान दे देगा, जो आपके तकलीफ में आपके बहुत काम आएगा। तो आपके लाइफ में ना बैलेंस चाहिए, आपको हर कैटेगरी के दोस्त चाहिए। अच्छा, मेरा एक और पैटर्न है, मैं ध्यान रखता हूँ इस बारे में कि जो आपका 2 बजे वाला फ्रेंड है ना, उसके साथ आपको कम से कम एक बार हफ्ते में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उससे बहुत कुछ मिलता है और आप भी उसको बहुत कुछ देते हैं। एक वो इमोशनल बॉन्डिंग है जिसको आपको बार बार हार्नेस करना पड़ता है। जो 12 बजे वाला दोस्त है ना, आपको कोशिश करना है कि भाई महीने में एक बार तो मैं उससे बात करूँ ही करूँ। और बाकी जो 10 बजे और 8 बजे वाले जो दोस्त है ना, कोशिश करना है कि क्वार्टर में एक बार उससे बात करो। और टिपिकली बर्थडे विश, एनिवर्सरी विश, ये सब से वो कनेक्शन हो ही जाता है। और आजकल सोशल मीडिया के दौर में कनेक्शन को बना के रखना उतना डिफिकल्ट कार्य नहीं है। और मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको कि कंसिस्टेंसी। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए ना, जो कहते हैं कि आपको कंसिस्टेंटली उस काम को कई घंटों तक करते रहने पड़ेंगे, तब आप जाके उसके अंदर में एक्सीलेंस में पहुंचते हैं। तो मेरी एक बहुत अच्छी आदत है कि मैं कुछ अगर पकड़ लूँगा ना, उसको काफ़ी टाइम तक करूँगा। जैसे आप फेस टू फेस देखिए, इतना वीडियो रिकॉर्ड किया, या ये सब सारे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है एक्सपेक्टेशन। क्या मेरा वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, इतने पैसे बन जाएंगे, या इतने लोग मुझे चाहने लग जाएंगे, ये सब तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं वो गीता का ज्ञान में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि कर्म करते रहो, फल अपने आप आएगा, अगर आपके कर्म के अंदर में ऑनेस्टी है तो।
तो मेरे काम के अंदर में कंसिस्टेंसी रहती है, करते रहना है और करते रहेंगे तो शार्पनेस अपने आप आ जाती है। और कंसिस्टेंसी का ही एक और रूप होता है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, ये अप्रोच जो है मेरी लाइफ में एक्चुअली शुरू में हो सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो उसके कारण आ गई हो, बट स्टडी के अंदर में आई थिंक ये अप्रोच आया था जब मुझे सेटबैक्स मिले थे लाइफ में। सेटबैक्स मिलते हैं आपको हर मौके पे, मुझे इनफैक्ट हर 3 साल 4 साल में ना सेटबैक मिले ही हैं लाइफ में, बट वो अप्रोच होना चाहिए ना कि नेवर गिव अप, कि ठीक है सेटबैक इज ऑल्सो लर्निंग एक्सरसाइज, इट्स ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ, इट्स ऑल्सो अ रीजन टू स्टे इन दिस लाइफ। तो नेवर गिव अप, ये मेरा अप्रोच शायद मुझे यहाँ तक ले आए। और उसी का अगेन एक और एक्सटेंशन है कि अडेप्टेबिलिटी, कि मैं अडेप्ट अपने आप को बहुत अच्छे से करता हूँ। कि पहले एवरेज स्टूडेंट, उसके बाद पढ़ाई में अच्छा होना, फिर उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करना, अकाउंटेंट बनना, अकाउंटेंट से सेल्स की नौकरी करना, सेल्समैन बनना, फिर उसके बाद में अपने आप को एमबीए के लिए तैयार करके टॉप बिजनेस स्कूल में जाना। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ कि मैं आईआईएम जाके वहाँ पढ़ाई कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से निकल के रिसर्च एनालिस्ट बनना, फिर ट्रेडर बनना, फिर टेक्नोलॉजी को समझ के एल्गो ट्रेडर बनना, फिर उसके बाद बिजनेसेस क्रिएट करना, एंटरप्रेन्योर बनना, और फिर सोशल मीडिया के अंदर में कंटेंट क्रिएट करना। ये सब एक माइलस्टोन्स हैं। हर माइलस्टोन पे अपने आप को चेंज करना, तैयार करना और नेक्स्ट लेवल पे जाना। एक सीढ़ी होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो हर सीढ़ी पे एक जो उस समय का ठहराव है, वो ठहराव मेरे अंदर में अच्छा आता है। मैं समय देता हूँ, मैं सीखता बहुत हूँ, और नेक्स्ट लेवल पे जो जंप होता है उस जंप को मैं अच्छे से कर पाता हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी लर्निंग मेरे लाइफ से ली जा सकती है कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व कराता आया हूँ, जिससे अपने करियर में भी इवोल्यूशन देखा मैंने और अपने पर्सनल लाइफ में भी अच्छा इवोल्यूशन देखा। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द पर्सनल लाइफ, ये भी मैंने एक समझदारी का काम किया कि एक जॉइंट फैमिली का प्रोडक्ट हूँ और कोशिश हमेशा करता हूँ कि फैमिली एक साथ रहे। बिकॉज फैमिली का जो पावर है ना, वो जो कहते हैं ना, ये मुट्ठी, ये तभी हो सकती है जब सब साथ में जी रहे हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो ताकि हम एक साथ रहें। और घर वालों का सपोर्ट के लिए आपको दोनों तरफ से ताली। आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सामने वाले भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, चाहे वो घर है, चाहे बीवी है, चाहे बच्चे हैं। तो आज जब भी मैं समय ज़्यादा देता हूँ काम में, तो वो ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट करते हैं। जब उनको मेरी नीड होती है तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो एज अ फैमिली मैन आई थिंक आई एम वेरी सॉर्टेड, आई थिंक आई एम डूइंग अ रीजनेबल वर्क। बाकी कमी हमेशा रहेगी, बट माई फोकस ऑन एज अ फैमिली पर्सन अपार्ट फ्रॉम माई बिजनेस इज समथिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं तो अपने काम को ही अपना फैमिली का एक्सटेंशन मान लेता हूँ कि भाई ये मेरा इमीडिएट फैमिली, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ना, कि ये इमीडिएट सर्कल ऑफ फैमिली है, फिर मेरा सोशल फैमिली है, फिर मेरी ऑफिस की फैमिली है। तो इतना बड़ा फैमिली एक ओरिएंटेशन माइंड में रख लेता हूँ ना कि इट बिकम्स ईजियर टू मर्ज एवरीथिंग, कि कभी ये एलिमेंट को यहाँ पर डाल दिया, इस एलिमेंट को यहाँ पर डाल दिया, तो ओवरऑल माइंड के अंदर में एक पीस वाला माहौल रहता है। लास्ट पॉइंट जो कि अगेन मेरे जीवन में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत आते हैं इंटरनली, डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं, बिकॉज अपने आप से एक्सपेक्ट भी करता हूँ। तो अब उसको मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाऊँगा, कोलैप्स कर जाऊँगा। तो जहाँ पर मुझे नीड फील होती है कि शायद ये एक सोर्स है जिससे मैं अपने अंदर का कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस कर पाऊँगा, मैं उसको अडेप्ट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सदगुरु, जिनका इंजीनियरिंग प्रोग्राम मैंने किया था 2013 में, तो मैंने अडेप्ट कर लिया और उनका क्रिया को करता हूँ और उनकी बातों को सुनता हूँ, तो एक अंदर से पीस, एक अंदर से क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। सिमिलरली योगा हुआ, हेल्थ हुआ, ये इतने सारे एस्पेक्ट है जो आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करते हैं और फिजिकली भी डिस्टर्ब करते हैं। तो अपने आप को रेगुलर बेसिस पे उन चीज़ों को अपने अंदर में लाना, अडेप्ट करना, ताकि आप अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म कर पाएँ। क्योंकि बाहर के कॉन्फ्लिक्ट्स हम तभी ख़त्म कर पाएंगे जब आपके अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो आप ख़त्म कर पाएँ। ये तो होगी बहुत अच्छी अच्छी बातें जो मैंने अपने लाइफ में किया है, और फॉर्चुनेटली अभी तक उस जोन में आ गया हूँ कि यहाँ पर अपने आप को एक सफिशिएंट इंडिविजुअल के रूप में ट्रीट करता हूँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और लाइफ में एक पर्पस मिल गया है, एक क्लियर डायरेक्शन मिल गया है कि मुझे यहाँ लेके जाना अपने आप को,
और इस तरह से सोसाइटी में वैल्यू ऐड करना है। तो वो एक क्या है, टॉप नीड हिरार्की का टॉप पार्ट हो गया ना, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोड पे मैं चला गया हूँ, जहाँ पे मुझे अब देना ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन लेना। लेकिन नेगेटिव्स भी बहुत है जिसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। नेगेटिव्स ये है कि हाइपर बहुत हो, तो फोकस के कारण क्या होता है, कई बार एक चीज़ में लगा रहता हूँ तो समय नहीं देखता हूँ, या पागलपन वाला जो जोन है उस मोड पे चला जाता हूँ। गुस्सा बहुत आता है, उसको कंट्रोल काफ़ी कर लिया है, लेकिन कभी कुछ लगता है चीज़ें जो सही नहीं जा रही है जैसी जानी चाहिए और उसको फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाइपरनेस के कारण गुस्सा भी आ जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं जिनको धीरे धीरे करके कंट्रोल कर रहा हूँ। आई थिंक एज के साथ वो कंट्रोल में आ जाएगी, बट ओवरऑल लाइफ इज़ गुड, कंफर्टेबल, और आप लोग सब जुड़े हुए तो और मज़ा आ रहा है लाइफ का। और नॉलेज शेयर करने में तो इतना मज़ा आता है, गुदगुदी आती है। जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, लगता है बस करता जाऊँ और रुको नहीं। तो मेरी टीम मेंबर यहाँ पर है, वो कहते रहते सर रुक जाइए, ये वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन क्या करें, इतना मज़ा आता है आपसे बात करने में। तो आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। और फिर से कह रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी ऑन माई बर्थडे, एंड आई कैन कमिट यू कि जो भी करूँगा ऑनेस्टी से करूँगा, फुल इंटीग्रिटी से। वो कुछ भी काम नहीं करूँगा जो किसी भी तरीके से आपके लिए हानिकारक हो। और याद रखेंगे आप कि यार ये बंदे ने सही काम करके सही एडवाइस दिया और सही डायरेक्शन में हमको लेके गया। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे परिवार के साथ, फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आप अभी तक हमारे स्टॉकेज इकोसिस्टम या जो भी किसी भी तरीके से आप हमसे नहीं जुड़े तो जुड़े रहिए। और यूट्यूब चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो बस कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय।